नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स की 7वीं क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को लिया है, त्वरण, वेग और गति को लेकर रखा है। इसमें हम इसको पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। जितना ज़्यादा अंदर जाते बनेगा उतनी ज़्यादा प्रक्षेप्य गति से, पलायन वेग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी सब कुछ पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति, वेग और त्वरण। जैसा कि इसमें हमें देखने को मिल रहा होगा कि इसमें हमारे सिलेबस में हम 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये 5 टॉपिक जो पहले वाले टॉपिक हैं ये हम पूरे कवर कर चुके हैं। आज हम इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि गति, वेग और त्वरण ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं कि गति होती क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मान लीजिए कोई वस्तु नहीं, एक कार। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक कार है। ये कुछ देर पहले 10 मिनट पहले यहाँ पे खड़ी हुई है, इस बिंदु पर खड़ी हुई है। ठीक है, 10 मिनट बाद वो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से यहाँ पे दूसरे बिंदु पे पहुँच जाती है। क्या करती है? दूसरे बिंदु पर पहुँच जाती है। तो एक चीज़ बताइए कि जब 10 मिनट बाद यहाँ पे थी और 10 मिनट बाद यहाँ पे पहुँच गई, तो एक चीज़ बताइए आप कि उसकी समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हुआ। 10 मिनट पहले वो यहाँ पे थी और 10 मिनट बाद वो यहाँ पे है। तो यही होती है गति अवस्था। क्या होती है गति अवस्था? कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, वो क्या होती है? गति अवस्था होती है। इसकी जगह पे क्या होता है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती, तो वो क्या होती है? स्थिरावस्था होती है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? गति के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो इसके लिए समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको समझने के लिए हमें एक बनाना होगा क्या? एक्सिस वाला डायग्राम। ठीक है, तो एक्सिस वाला डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि ये और ये। ठीक है, ये हो गया ना, ये, हाँ, ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। तो अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब कोई वस्तु एक एक्स एक्सिस में गति करेगी, समझ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में गति करेगी, सिर्फ एक्स एक्सिस में गति करेगी, तो वो होगी एक विमीय या 1 डायमेंशनल। अगर कोई वस्तु एक्स और वाई, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा एरिया, इस तल में गति करेगी, ये प्लेन में गति करेगी, वो होगी द्विविमीय गति। लेकिन एक वस्तु अगर कोई वस्तु है वो अगर आकाश में गति करती है, जैसे पतंग की गति हो गई, जैसे हम गैस के अणुओं की गति हो गई, हवाई जहाज की गति हो गई, अगर आकाश पे गति करती है तो वो कौन सी होगी? त्रिविमीय गति या 3 डायमेंशनल गति। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए डेफिनेशन में क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। समझ रहे हो? एक सरल रेखा मतलब एक्स एक्सिस में गति करती है, क्षैतिज एक दिशा पे वो गति करती जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक विमीय गति हो गया। इसको हम सृजु-रेखीय गति भी बोलते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो सीधी पटरी पर रेल का चलना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमने देखा कि एक्स अक्ष के समानांतर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, एक्स निर्देशांकों पर ही गति करती है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है गतिशील कण के लिए एक्स निर्देशांक ही समय टी के साथ परिवर्तित होगा, वाई जेड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरह इसमें भी हम देखें तो वह गति जिसमें वस्तु एक तल पर, जैसे मैंने आपको बताया, एक तल पे गति करता है। ठीक है, जैसे कैरम की गोटी की गति, जैसे हम कैरम खेलते हैं बिलियर्ड्स बॉल वाला, इसमें जो होता है एक्स वाई निर्देशांक ही समय के साथ परिवर्तित होते हैं, जेड निर्देशांक परिवर्तित नहीं होता। त्रिविमीय गति में क्या है? त्रिविमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु आकाश में गति करता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल को देखने को मिल जाएगा, पतंग की गति, साथ में स्पिन करती क्रिकेट गेंद की गति, तो ये इसकी गतियाँ हो गई। अब कुछ टाइप्स और हैं इसमें। कुछ टाइप कौन से हैं कि एक आपको मिलेगा एक समान गति और एक मिलेगा परिवर्ती गति। ये सब आप 3-3 नंबर के हिसाब से तैयार करिएगा। ठीक है, ये 3-3 नंबर के हिसाब से तैयार करिएगा, इसमें क्वेश्चन 100% बनेगा इससे। ठीक है, तो आते हैं एक समान गति क्या होता है। एक चीज़ आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पे है, कोई गति मतलब गति करने वाली वस्तु यहाँ पे है, उसकी मतलब मान लो उसको यहाँ पे जाना है। ठीक है, क्या करना है? उसको यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब उसको बार बार यहाँ से यहाँ तक आने में समान समय लग रहा है। ठीक है, और वो एक ही दिशा में दूरी तय कर रहा है, मतलब उसको यहाँ से ए पॉइंट से
बी पॉइंट में ही आना है, ठीक है, उसकी दिशा निश्चित है और उसकी दिशा निश्चित के साथ साथ उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, दूसरे पॉइंट ए से बी में आने में समय भी समान लग रहा है, तो वो कौन सी गति होगी? तो वो एक समान गति होगी, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ कि यदि कोई वस्तु समान समयांतर में एक ही दिशा में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। इसकी एक समान गति की जो स्थिति समय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, जैसा हमने एक विमीय गति में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें परिवर्ती गति में, तो परिवर्ती गति में क्या देखने को मिल रहा है कि जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं कि हमें मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपने देखा होगा कि बस मान लीजिए एक गांव से चलती है या एक भोपाल से इंदौर के लिए चलती है, तो क्या वो एक समान गति करे, मतलब एक समान गति करेगी? क्या नहीं करेगी। एक समान गति इसलिए नहीं करेगी, उसको बार बार उसको रुकना होगा, बार बार स्टॉपेज में रुकना पड़ेगा। क्या वो समान बराबर दूरी तय नहीं करती? क्या मतलब बराबर दूरी तय करेगी या नहीं करेगी? समान समय लगेगा कि नहीं लगेगा? एक चीज़ बताइए कि बार बार उसको समान समय लगेगा क्या? उसको बार बार समान समय नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है कि कहाँ पे उसको रुकना है उसका निश्चित ही नहीं है। कुछ बसेस का ऐसा स्टॉप फिक्स होता है, लेकिन जब भी उनको एकदम फिक्स टाइम नहीं लगता, तो ये होती है असमान गति, जब उसके समान समय में वो बराबर दूरी तय नहीं करती, ठीक है। समान समयांतरों में बराबर दूरी तय नहीं करती, क्या होती है? वस्तु गति की असमान गति होती है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। अब आते हैं हम आगे मैंने कुछ गतियों को और लिख के रखा है, जैसे दोलन गति हो गई। दोलन गति क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक लोलक, एक वो घंटी टाइप की बजती रहती है, यहाँ से लटकता रहता है, ठीक है, ऐसे, तो वो बार बार गति करता है, ऐसे यहाँ से ऐसे, ये ठीक है, इस तरह का गति करता है। तो वो ये जो अपनी माध्य स्थिति, इसकी ये माध्य स्थिति है, इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही गति करता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, तो वो होता है दोलन गति या कंपन गति। घूर्णन गति जैसे पृथ्वी की गति अपने अक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। उस स्थानांतरित गति आपने नॉर्मल गति पढ़ा है कि स्थान में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा दो एग्जाम्पल और पढ़ना है कि एक त्वरित गति होती है और एक मंदिर गति होती है। तो त्वरित गति क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि जो टाइम होता है, ठीक है, क्या होता है? ये हो गया टाइम के साथ उसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी, वेग परिवर्तन क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। वेग परिवर्तन धनात्मक होता है या वेग बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? त्वरित गति। इसी जगह पे अगर वेग घटेगा या वेग ऋणात्मक होगा तो वो कौन सी गति होगी? मंदिर गति होगी, ठीक है। अब आते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है? आगे देखें अगर तो दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है? मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे भोपाल जाना है, समझ रहे हैं? मुझे भोपाल जाना है, निश्चित है क्या कि मैं किस दिशा से जाऊंगा? निश्चित है क्या किस दिशा से जाऊंगा मैं? मान लीजिए इसके कई दिशा हैं, ठीक है। इस वस्तु के लिए कई दिशा है, ये यहाँ से भी जा सकती है, ये यहाँ से भी जा सकती है और ये यहाँ से, 3-4 दिशाएं हैं इसके पास, ठीक है। तो दूरी में क्या होता है कि कोई भी वस्तु क्या होती है? किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ पाथ होता है, मतलब कितना हमने तय किया। निश्चित नहीं होता कि किस दिशा से हमने तय किया, ठीक है। निश्चित नहीं होता कि हमने किस दिशा से तय किया, बस हाँ हमने दूरी तय की, लंबाई हमने तय की, वो क्या होती है? दूरी होती है। आप इसमें पढ़ें, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई, ओनली रास्ते की लंबाई, निश्चित दिशा में नहीं। यह एक कौन सी राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता। इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, ये याद रखिएगा। इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। विमी सूत्र क्या होता है? m0/t0, क्योंकि मीटर बस को लेके आएंगे, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसको मैं एक बार जल्दी पढ़ा के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पे दिखेगा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? आपने दूरी पढ़ा कि निश्चित दिशा में नहीं होता। विस्थापन क्या होता है? इस जगह पे निश्चित दिशा में होती है, मतलब आपको पता होता है कि किस दिशा में जाना है। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई ये पिंड है, कोई मान लीजिए यहाँ पे एक पिंड रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको जाना है, उसको निश्चित पता है कि हमें 5 किलोमीटर जाना है या 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, उसको निश्चित पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो देखिए ये यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, मान लीजिए 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, तो आपको जो ये पहला पॉइंट दिख रहा है, प्रारंभिक बिंदु दिख रहा है, और ये अंतिम बिंदु दिख रहा है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है?
विस्थापन होता है, इसकी दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होते हैं। यह कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसका मात्रक भी m0 l t0 होता है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1, x2 जितना है और x1 प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, यदि हम कहें कि एक कार 50 मीटर चली, अब किस दिशा में चली ये आपको पता है? नहीं पता। लेकिन इसके लिए अगर हम प्रयोग करें कि एक कार पूर्व दिशा में 50 मीटर चली, तो आप इसमें निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह क्या है? विस्थापन है। इसका मात्रक भी मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र भी m0 l t0 होता है। विस्थापन का क्या है कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि x2 जो यहाँ पे दिख रहा है, x2 x1 से कम हो गया। मान लो x2 क्या हो गया? x1 से कम हो गया। जब x2 x1 से कम होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर x2 की वैल्यू x1 से कम हो जाती है, लेकिन अगर x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या? विस्थापन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी जगह पे अगर हम देखें तो अगर x2 और x1 बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए x2 और x1 बराबर हैं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आप तीनों ये चीज़ें याद रखना है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, यह क्या होता है? अपनी एक माध्य स्थिति पर, जो इसकी मध्य स्थिति है, इस पर निर्भर नहीं करता। ये क्या होता है? अपनी जो अंतिम बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु है, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, इन पर निर्भर करता है। ये कोई अपनी माध्य स्थिति पॉइंट, इसको हम O से डोनेट करें तो इस पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है? दूरी और विस्थापन में अंतर। ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ पता है कि दूरी होती क्या है। पहला डिफरेंस तो यही दिया हुआ है कि दूरी होती क्या है, कि रास्ते की लंबाई है किसी भी दिशा में। इसमें क्या लिया हुआ है? एक निश्चित दिशा में, दिख रहा है आपको, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है, हमने जैसा कि पीछे पढ़ा। इसमें यह एक सदिश राशि है, हमने जैसे विस्थापन में पढ़ा। ठीक है, ये क्या होता है कि ये रास्ते पर निर्भर करती है। आपको बताया ना मैंने कि ये रास्ते पर निर्भर करती है। ठीक है, बीच का रास्ता क्या है? यह सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है, रास्ते पर निर्भर नहीं करती। यह क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, आप उल्टे नहीं भागोगे। ठीक है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है, मैंने आपको जैसे कि बताया है। इसमें क्या है 5वां डिफरेंस, की जो दूरी है विस्थापन के परिमाण से बड़ी अथवा इसके बराबर हो सकती है। विस्थापन का परिमाण दूरी से छोटा अथवा इसके बराबर हो सकता है। उसका कारण ये है कि मान लीजिए जो दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए वो विस्थापन से कभी कम होती ही नहीं है। दूरी विस्थापन से कभी कम होती ही नहीं है, यही कारण है कि वो क्या होती है? सिर्फ धनात्मक होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़े? दोनों के मात्रक हमने पढ़ दिए, दोनों के विमीय सूत्र ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चाल एवं वेग। क्या है? चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसको हमने जैसे दूरी और विस्थापन पढ़ा, इसको भी हम उसी से रिलेट करेंगे। मान लीजिए ये जो दूरी है, क्या है? ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी है, तो दूरी है अगर वो हम 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करते हैं, कितनी? 1 सेकेंड में हम कितनी दूरी तय करते हैं, टाइम फिक्स है। 1 सेकेंड में कितनी दूरी करते हैं तय, वो क्या होता है? चाल होता है। इसी जगह पे हम वेग को देखें तो हम विस्थापन कितना होता है समय के साथ, मतलब 1 सेकेंड में कितना विस्थापन होता है, वो क्या होता है? चाल होता है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि दूरी में परिवर्तन की दर, समझ रहे हैं? दूरी में परिवर्तन की दर, यह समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है, 1 सेकेंड में जो दूरी चली जाती है वो क्या होता है? चाल होती है। ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है जो एकांक समय में, मतलब 1 यूनिट में एकांक समय में तय करती है। अर्थात यहाँ पे देखने को मिल रहा है वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, यह भी क्या होगी? दूरी कौन सी राशि थी? अदिश राशि है, तो यह भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि है, क्योंकि इससे वस्तु के चलने की
दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसमें कुछ पता नहीं होता कि किस दिशा में जाना है, जैसे हमें दूरी में पता नहीं था। चाल का मात्रक क्या होता है, अब आपको पता है दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय मतलब मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि इसका SI पद्धति मात्रक बता ही दिया, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका जो विमी सूत्र होगा ये MLT-1 होगा, क्योंकि समय ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे चाल के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे एक समान चाल, जैसे असमान चाल, औसत चाल, तात्कालिक चाल। ये सब क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछता है। क्या करता है, 3 नंबर में पूछता है। हमने एक समान दूरी पढ़ी, एक समान जब दूरी पढ़ी हमने, तो क्या होती है एक समान दूरी, कि समय के साथ जो परिवर्तन होता है। एक समान गति पढ़ी हमने कि समय के साथ जो समान दूरी तय करता है वो होता है एक समान गति। इसी तरह वेग, मतलब ये जो एक समान हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये एक समान चाल जो होता है, इसमें भी यही होता है कि समान समय में समान दूरी तय करती है। आपको पता होता है कि 10 मिनट है, 10 मिनट में हमने इतनी दूरी तय की, वो बार बार वही चीज़ को मतलब बार बार उस चीज़ को दोहराती है, उसको समान समय लगता है उस दूरी को तय करने में, वो होती है एक समान चाल। असमान चाल में समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है। ये नॉर्मल डेफिनेशन से ये आपको एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या होता है, याद करना पड़ेगा, और इसको बात से भी आपको शब्द से समझ में आ जाएगा इसमें लिखने में, कि एक समान चाल क्या, समान समय में समान दूरी। असमान चाल क्या, समान समय में समान दूरी तय नहीं करती। औसत चाल क्या, टोटल चली गई दूरी। औसत हम पढ़ते हैं ना, टोटल डिवाइड बाई जो 4-5 तथ्य दिए होते हैं। ठीक है, तो औसत चाल भी यही होती है कि टोटल जो दूरी हम तय करते हैं और यात्रा में जो टोटल समय लगता है उसको डिवाइड करने में क्या प्राप्त होती है, हमें औसत चाल प्राप्त होती है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल रहा है, औसत चाल इक्वल्स टू वस्तु द्वारा तय की गई टोटल दूरी और डिवाइड बाई यात्रा में लगा कुल समय, मतलब S/T। तीसरा दिख रहा होगा तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल क्या होता है कि एक निश्चित क्षण में वस्तु की चाल, एक मान लीजिए कोई निश्चित क्षण है, उसमें चाल क्या होती है, तात्कालिक चाल होती है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए हम पूरी गति कर रहे हैं, ये बिल्कुल पल भर के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ गई, चाल आ गई, तो वो होती है क्या, उसको हम बोलेंगे तात्कालिक चाल, जो एकदम क्षण भर के लिए आया था। ठीक है, क्या था, एक क्षण भर के लिए आया था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, S/T, क्योंकि परिवर्तन है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आपको ये पता होगा कि स्पीडोमीटर वगैरह का यूज हम इसमें करते हैं। क्या करते हैं, स्पीडोमीटर जो हमारे में लगे होते हैं गाड़ियों में, उसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम आगे। आगे क्या होता है, वेग। विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर मैंने आपको बताया है कि विस्थापन जो एक सेकंड में तय कर, मतलब एक हिसाब से बोलेगा कि एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में जो हमने दूरी तय की, एक निश्चित दिशा में हमने उसमें क्या किया था, 1 सेकंड में दूरी तय की थी, लेकिन निश्चित दिशा नहीं थी। अब इसमें क्या हो गया, विस्थापन के कारण एक निश्चित दिशा में समय के साथ तय की गई दूरी। बस हाँ, आपको इतना याद रखना है कि विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर, दूरी की समय के साथ परिवर्तन की दर क्या होता है, वो होता है चाल, और ये होता है वेग। ये भी विस्थापन के समान सदिश राशि होगी। ठीक है, मतलब इनमें दिशा और परिमाण आपको दोनों दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। आगे क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी हम वही टाइप्स देखेंगे, एक समान वेग, औसत वेग, असमान वेग और साथ में तात्कालिक वेग। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सेम जो हमने चाल में पढ़े। तो इसमें भी वही चीज़ होती है कि एक ही दिशा में एक सरल रेखा में समान समय में समान दूरी। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक ही दिशा में चलती हुई वस्तु का वेग और समय के साथ बदलता है। एक ही वस्तु में समय के साथ चलती हुई, मतलब वेग जो हो रहा है और समय के साथ वो बदल जाता है, मतलब तो वस्तु का औसत वेग क्या होगा, विस्थापन में समयांतर का भाग देकर। मतलब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टोटल जो हम दूरी तय कर रहे हैं, औसत चाल जो हमने पढ़ी कि जो टोटल दूरी तय कर रहे हैं वो डिवाइड बाई टोटल समय, इसमें जो टोटल विस्थापन हो रहा है डिवाइड बाई क्या, समयांतराल। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ फिर से हमने रिवाइज की। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग भी वही, किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग, तात्कालिक वेग। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपने एक अगर डेफिनेशन याद कर ली तो पूरी डेफिनेशन अपने आप ही क्लिक करेंगी आपको। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। तो आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वेग का मात्रक है, इसका वेग का मात्रक भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विस्थापन डिवाइड बाई समय। क्या होगा, विस्थापन डिवाइड बाई समय। तो इसका भी ऐसा जो बीमी सूत्र होगा MLT-1। ठीक है, इसके डिफरेंस में अगर देखें तो डिफरेंस में वही चीज़ दिखेगी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी निश्चित दिशा में। ठीक है, अदिश राशि सदिश राशि, क्या हो गई, अदिश राशि सदिश राशि। यह भी विस्थापन की जैसे धनात्मक ऋणात्मक शून्य होगी, यह दूरी की जैसे धनात्मक और शून्य होगी। दूरी तो शून्य नहीं होती है, कम से कम शून्य हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने इसके डिफरेंसेस पढ़ लिए, इसका बीमी सूत्र भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे हमको पढ़ना है कि गति के
3 समीकरण जो होते हैं कि उनको कैसे, अगर हमसे पूछता है 11 नंबर में या 5 नंबर में, तो हम उनको कैसे डिराइव करें। तो गति के समीकरण, तो गति के समीकरण पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ तो कि पहला समीकरण क्या होता है। ये 3 समीकरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 3 समीकरण लिखे हुए हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी एस इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2as बी स्क्वायर। इनसे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है। त्वरण जो होता है, हम आगे अभी पढ़ेंगे, त्वरण जो होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है। जो हमने विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन पढ़ा, जो वो होता है क्या? वेग, ठीक है। चाल क्या होती है? दूरी में समय के साथ परिवर्तन। उसी तरह वेग में समय के साथ परिवर्तन जो होता है वो होता है क्या? त्वरण होता है। आपको वेग पता होगा, एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग डिवाइड माइनस प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग होता है और u प्रारंभिक वेग होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो आपको वेग, ओरिजिनल वेग मिलेगा डिवाइड बाई टी। आपने इसी फॉर्मूला से क्या किया? स्टार्ट किया। इसी फॉर्मूला से क्या किया? स्टार्ट किया और फिर डायरेक्टली a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक फॉर्मूला से ही डिराइव हो गया ये। फिर डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अब आते हैं अपन दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण में हमने पढ़ा था कि औसत वेग क्या होता है। क्या पढ़ा था? औसत वेग क्या होता है। तो औसत वेग वही होगा कि जो दो, मान लीजिए औसत वेग वो है कि हमने तो यही पढ़ा है कि जो टोटल विस्थापन हो रहा है वो डिवाइड बाई समय अंतराल, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है उनका औसत क्या होगा। तो दो ही तो है वेग, दो वेग ही तो हैं। तो हमने उसको कैलकुलेट करके अगर देखा तो ये वी ए वी, मतलब वी ए वी जो आएगा वो आएगा u प्लस वी डिवाइड बाई 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम कैलकुलेट करके विस्थापन क्या होगा, हमने विस्थापन पढ़ा था, औसत वेग वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल विस्थापन डिवाइड बाई समय। तो आप यहाँ से विस्थापन का औसत वेग इंटू समय, हमने जो पीछे पढ़ा है, मतलब औसत वेग में जो पढ़ा है उस फॉर्मूले से यहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर उसके अलावा हम औसत वेग, यहाँ पे ये दिख रही है वैल्यू, इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे टी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से फिर हम डायरेक्टली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दिख रहा है, आप यहाँ पे v की जगह पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रख दीजिए। यहाँ से आप डायरेक्टली u प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, यहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं अपन तीसरे समीकरण में। क्या करते हैं? तीसरे समीकरण क्या बोलता है? आपको विस्थापन पता है, औसत वेग का फॉर्मूला पता है, औसत वेग डिवाइड बाई विस्थापन, टोटल विस्थापन डिवाइड बाई समय। आप उसी को फिर से पुट करो। ये हमने ये निकाले जैसे हमने द्वितीय समीकरण में निकाला था। हमें पता है टी क्या होता है। यहाँ से आप प्रथम समीकरण जो है, प्रथम समीकरण से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो v इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। और जब जैसे ये कैलकुलेट होगा, क्या होगा? जैसे ये कैलकुलेट होगा आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमने 3 समीकरण ये पढ़ लिए, इनको आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, टी में सेकंड में चली गई दूरी। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है 3 नंबर में। कैसे दिख रहा है कि एस टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। तो आगे क्या दिया हुआ है? आगे दी हुआ है प्रक्षेप गति क्या होती है। प्रक्षेप गति आपको एक चीज़ पता होगा कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमने कोई पिंड, मान लीजिए कोई पत्थर, क्या है? कोई पत्थर क्या है, हमने फेंका ऊपर। क्या किया? ऊपर। जैसे हमने यहाँ से एक पत्थर फेंका ऊपर, ठीक है। तो क्या एक चीज़ बताइए कि क्या ये पत्थर ऊपर जाएगा? ठीक है, ऊपर गया, ठीक है। प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर के जैसा में हमने ऊपर फेंका, तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये ऊपर एक साथ एक वक्र पर गति करता है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो जैसे गति करते 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 वो एक निश्चित स्थान पर नीचे लौट आता है। क्या होता है? एक निश्चित स्थान पर नीचे लौट आता है, वो होता है प्रक्षेप गति। क्या होती है? प्रक्षेप गति, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति कि कोई पत्थर हमने ऊपर फेंका, वो एक गति करते हुए, एक वक्र में गति करते हुए किसी अन्य स्थान पर नीचे लौट आया, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, पैराबोलिक होता है,
ठीक है, क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ दो, यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। यह क्या होता है, प्रक्षेप गति होती है। इसका जो पथ होता है, जो इसका जिसमें ये तय करती है दूरी, वो क्या होती है, पैराबोलिक या परवलयाकार होती है। और जिस वक्र पे जिसमें ये तय करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं इस वाले एरिया को जो ये तय कर रही है। और जो ये पॉइंट है ना, क्या है, जो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं जो पिंड है, मतलब ठीक है, फेंके गए पिंड को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले। ठीक है, अब आते हैं हम आगे प्रक्षेप गति में हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी है। इसमें क्या होता है कि आपसे ये 11 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रक्षेप गति की 2 स्थितियाँ होती हैं। क्या होती हैं, 2 स्थितियाँ होती हैं। या हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्या है, एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो हम क्या करें कि इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सिरे से किसी चीज़ को फेंकें, ये पहला वो हो गया। दूसरी चीज़, हम इसके नीचे से एक एंगल पे ऐसे फेंकें, एक एंगल बनेगा इसमें, ठीक है, क्या होगा, एक एंगल बनेगा इसके साथ। तो ये 2 स्थितियाँ इसकी होती हैं कि एक हम ऊपर से फेंकें या एक हम नीचे से किसी एंगल पे फेंकें। ठीक है, ये आपको स्थितियाँ समझाना नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है कि एक स्थिति में ऊपर से फेंक रहे हैं, एक स्थिति में हम कोण बना के फेंक रहे हैं। इसके फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको हमें डेराइव भी नहीं करना है। अगर 11 नंबर में पूछेगा तो हम आराम से प्रक्षेप गति होता क्या है, इसकी हम 2 स्थितियाँ होती हैं, स्थितियों में हमें सिर्फ फॉर्मूला लिख के आना है, डेराइव नहीं करना है। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो अगर हम क्षैतिज गति, ऊपर से गति कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग से यहाँ से कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये जो y दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो y इक्वल्स टू दिखेगा आपको 1/2 g/u² x²। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने दूसरी स्थिति क्या बताई कि किसी एंगल पे फेंका है, किसी एंगल पे हमने फेंका है, ये देख रहा है, तो इस एंगल वाले का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एंगल वाले का फॉर्मूला होता है ये y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g/2u² cos² थीटा और x², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। हिंट है ये कि आपको याद थोड़ा बहुत रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकें। तीसरी चीज़ है, आपको देखने को मिलेगी प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये तो आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 3-3 नंबर वाले ये क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होंगे कि जो प्रक्षेप होता है, जो पिंड होता है, उसकी वर्टिकल हाइट क्या होती है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपने देखा था कि आप कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहे थे, पिंड को कोई भी ऊपर की ओर फेंक रहे थे, तो ये क्या होता है कि तब तक यह ऊपर उठता रहता है जब तक इसका जो वेलोसिटी होती है वो शून्य नहीं हो जाती। आपको तो ये पता ही होगा कि भैया एक चीज़ बताओ, जब वो ऊपर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे वो तो तभी तक ऊपर जाएगा जब उसमें वेलोसिटी होगी, जैसे वेलोसिटी उसकी खत्म हुई तो वो तो नीचे आके गिर जाएगा। तो यही होता है क्या, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की, वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसका वेग शून्य नहीं हो जाता, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उस ऊंचाई को ही बोलते हैं जहाँ तक वो गया ऊपर। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, h इक्वल्स टू u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। क्या याद रखना है, h इक्वल्स टू u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। यहीं पे अगर अपना थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ये फॉर्मूला सिर्फ हो जाएगा u²/2g, ठीक है। हमें इसका फॉर्मूला बस इतना याद रखना है कि जो प्रक्षेप की ऊंचाई होती है, मान लीजिए हमने यहाँ से ये पत्थर फेंका, क्या किया, नीचे से हमने ये पत्थर फेंका और ये यहाँ तक जाके फिर से वापस लौट आया, इसका वेग यहाँ पे ख़त्म हो गया, वेग ऊपर जाने के लिए वेग ख़त्म हो गया, वेग शून्य हो गया। तो जो ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, समझ रहे हैं, ये जो बीच में इसकी ये ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई, ठीक है। अब आते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है प्रक्षेप का उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। प्रक्षेप जो होता है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो जो अधिकतम ऊंचाई होती है इसकी, जहाँ पे हमने फेंका है, ठीक है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हमने मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक पत्थर को फेंका और ये यहाँ से जाता है और यहाँ से फिर वापस लौट आता है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक नीचे लौटने में इसको जो समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ लौटने में जितना इसको समय लग रहा है उसको बोलते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल, ठीक है। प्रक्षेप का उड्डयन काल, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः उसी तल में बिंदु एक
तल बिंदु तक लौटकर आने में पिंड द्वारा लिया गया समय प्रक्षेप्य का उड्डयन काल होता है। इसका फॉर्मूला भी याद करना है, t इक्वल्स टू 2 साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, आप ये याद कर सकते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको परिभाषा और फॉर्मूला लिखना होगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं कहीं पे, आपको कोई पढ़ाए ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है इसका। अब आते हैं हम आगे, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। आप एक चीज़ बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से हमने एक पत्थर फेंका, क्या किया, पत्थर फेंका, तो ये क्या ऐसे ही ऊपर जाके दूसरी जगह पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्षैतिज परास वही होता है कि जो ये बीच में जो क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास, ये बीच वाली दूरी। तो यहाँ पे आप देखें, अपने उड्डयन काल में पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तय की गई क्षैतिज दूरी, उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास बोलेंगे। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, इसको हम r से डिनोट करते हैं। इसको भी अगर थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री या कुछ भी 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर कुछ और देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है कि जो प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास होता है वो 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या टॉपिक बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि मान लीजिए कोई, हम इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे। क्या करेंगे, जो ये डायग्राम बना हुआ है इसको हम देखेंगे। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि कोई कण है, मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे ए से बी में एक कण चल रहा है। ये कण क्या होता है कि किसी निश्चित बिंदु को, मान लीजिए इसमें ओ केंद्र है, ठीक है, क्या है, ओ केंद्र है, उसके चारों ओर क्षैतिज मार्ग में नियत चाल से गति करता है। उसको पता है कि हम इस मार्ग में हमें गति करना है, एक नियत चाल दी हुई है उसकी, वो ऐसे बार बार इसके चारों तरफ गति करता है। उसको क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। अक्ष के चारों ओर एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग में, वो क्या हो गया, एक समान वृत्तीय गति। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन। 3 नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये, क्या बोलते हैं, 3 नंबर और 5 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए मैं आपको कोणीय विस्थापन पहले बताता हूँ। कोणीय विस्थापन क्या होता है कि एक एंगल होता है। क्या होता है, एक एंगल होता है। मान लीजिए ये एक है क्या, वृत्तीय मार्ग है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कण यहाँ पे पहले है, ये एक कण यहाँ पे है, इस एक कण में गति हुई, ये क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, ये एक कण हो गया। आपका निश्चित स्थान था, ठीक है, क्या था, निश्चित स्थान था, ये तो निश्चित स्थान था, यहाँ पे था। अब हमने क्या किया कि यहाँ से केंद्र के लिए एक रेखा खींच दी। केंद्र के लिए खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो हमने कोणीय विस्थापन पढ़ा है ना, कोणीय विस्थापन क्या होता है कि जो हमने पहला जो पॉइंट था इसका, लेकिन जब ये तय करके दूरी तय करके यहाँ पे आ गया, कण यहाँ पे आ गया, तो ये कण जो होता है, कण और केंद्र को हम जोड़ देते हैं। कण और केंद्र के मध्य जो दूरी होती है उसका, कण और केंद्र के मध्य जो हमने रेखा जोड़ी वो, और जो हम पहले थे, जहाँ पे हम पहले थे उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एंगल बनेगा ना कोई, यहाँ पे एंगल बनेगा कोई, इसको हम एंगल को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा कि जहाँ पे हम पहले थे वहाँ पे, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट में जब चले गए, दोनों को जोड़ दिया हमने, उसके बीच में जो कोण बना उसको हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ये आपका चाप हो गया, क्या हो गया, ये चाप हो गया डेल आर, और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी आर, वो क्या हो जाएगा, डेल थीटा। ठीक है, आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ के बता दे रहा हूँ। जिस प्रकार रैखिक गति में कण द्वारा किसी निर्दिष्ट दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, उसी प्रकार वृत्तीय गति में कण द्वारा तय किया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये नहीं लिखना है, डेफिनेशन ये लिखना है, कोणीय विस्थापन वह कोण है जो कण और वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा किसी निश्चित रेखा से बनाती है। आपको मैंने बता दिया ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल आर अपॉन आर, डेल थीटा इक्वल्स टू डेल आर अपॉन आर, ठीक है। अब आते हैं हम कोणीय वेग। कोणीय वेग में भी सेम चीज़ बताऊंगा मैं आपको। कोणीय वेग क्या होता है, आपने कोणीय विस्थापन पढ़ा, वो होता है, मैंने बता दिया कोण होता है। कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या होता है, कोणीय वेग होता है। 1 सेकंड में जो कोणीय विस्थापन होता है वो क्या होता है, कोणीय वेग होता है। देख लो आप, वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर
कोणीय वेग द्वारा कोणीय वेग कहते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में जो कोणीय विस्थापन, यहाँ पे हम देख लें, इस डायग्राम पे देखें, मान लीजिए यहाँ पे पहले हैं और 1 सेकंड में यहाँ पे आ गए, तो जो 1 सेकंड में ये विस्थापन हुआ ना, इसको हम बोलते हैं समय के साथ, इसको हम बोलते हैं क्या, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होगा, विस्थापन अपॉन समयांतराल डेल थीटा अपॉन डेल टी, आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आवर्तकाल क्या होता है। यही वृत्तीय गति में आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है। मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट हुए, ये एक वृत्तीय मार्ग है, हमने यहाँ से गति स्टार्ट की, यहाँ से गति स्टार्ट करके हम पूरा घूम के फिर से यहीं पे आ गए। क्या किया, पूरा घूम के हम फिर से यहीं पे आ गए, तो इसको हम बोलते हैं, जितना हमें ये समय लगा यहाँ पे आने में, उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। आपको यहाँ डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 ओमेगा। ठीक है, 2 ओमेगा। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में जो कण होता है, 1 सेकंड में जो कण होता है, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको हम। 1 सेकंड में जो कण होता है कितने चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कण द्वारा वृत्त के लगाए गए चक्करों की संख्या, कितने चक्कर उसने 1 सेकंड में लगा लिए, उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये चक्करों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, मतलब 1/सेकंड होता है, इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 1/t, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि n इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 रेडियन कोण घूमता है, 180 डिग्री कोण घूमता है, पूर्ण चक्कर मतलब 260। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि न्यूटन के गति विषयक नियम। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। किसने दिए, न्यूटन ने दिए। ठीक है, ये तो हमें पता है। अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि गति के 3 नियम होते हैं, जिसको हम न्यूटन ने प्रतिपादित किया। प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टली कि 3 नियम होते कौन कौन से हैं। तो पहला नियम तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमने जड़त्व और बल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम जड़त्व और बल पढ़ चुके हैं तो हमें तो इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए अगर हम जड़त्व और बल पढ़ चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, प्रथम नियम में हमें ये बताना है कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है, हमने जो बल वो क्या पढ़ा था, जड़त्व पढ़ा था और बल पढ़ा था। तो हमने जड़त्व में 2 प्रकार पढ़े थे, एक विराम का जड़त्व पढ़ा था और एक गति का जड़त्व पढ़ा था। ठीक है, तो जड़त्व पहले बता दूं कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति ही करेगी जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, गति का प्रथम नियम। यही तो होता है जो हमने जड़त्व पढ़ा था, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, पिछली क्लास उसमें पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रथम नियम। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही उसी वेग से चलती जाएगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, बाहरी फोर्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जड़त्व और बल की परिभाषा बताता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओगे आप कि जड़त्व और परिभाषा दोनों की परिभाषा बताता है, परिभाषा आप बता देना, इसमें पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ में। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको सब बल के बारे में लिखा हुआ है, आप बता सकते हो बल की परिभाषा क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है, पूरा बल पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरा बल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम आगे। आगे क्या देखने को मिल रहा है, आगे देखने को मिल रहा है कि ये संवेग भी बताता है। आपको याद रखना क्या, संवेग भी बताता है, तीसरी चीज़। ठीक है, क्या होता है, संवेग बताता है। संवेग की परिभाषा क्या होती है कि जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है और उसका वेग P इक्वल्स टू mv पढ़ते हैं, उसका वेग का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल, उसको बोलते हैं संवेग। किसी वस्तु के, यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें वेग इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, वेग इन्वॉल्व हो गया मतलब सदिश राशि है, P इक्वल्स टू mv देखने को मिल जाएगा। जब P इक्वल्स टू mv देखने को मिलेगा तो इसका SI मात्रक क्या होगा, kg मीटर, क्योंकि m का जो द्रव्यमान होता है वो होता है किलोग्राम का। ठीक है, और मीटर होता है वेग का, मीटर पर सेकंड, वेग का मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मात्रक इसका। ठीक है, इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं क्योंकि किलोग्राम मीटर न्यूटन होता है। ठीक है, CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका विमी सूत्र जो होता है MLT-1।
आपको m द्रव्यमान का दिख रहा है, LT - 1 वेग का दिख रहा है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपको प्रथम नियम समझ में आ गया। प्रथम नियम क्या होता है कि जड़त्व और बल की परिभाषा बताता है, आप उन दोनों को डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद संवेग को भी बताता है, संवेग लिख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट में इसके कुछ एग्जांपल, संवेग जो है, संवेग के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। संवेग के एग्जांपल क्या होते हैं कि जब कोई वस्तु है वो समान वेग से गतिमान है, दो वस्तुएं हैं, एक समान वेग है, उसकी समान स्पीड है, वो दोनों एक हिसाब से वेलोसिटी पे एक गतिमान है। तो क्या होता है कि जो भारी वस्तु होती है, भारू वस्तु होती है, जो मतलब जिसका वजन ज़्यादा है, उस भारी वस्तु का संवेग जो होता है वो हल्की वस्तु संवेग से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है कि जब कोई वस्तु दो समान वेग से गति करती हैं तो जो भारी वस्तु का संवेग होता है वो हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ दिख रहा होगा कि यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है, दो वस्तुओं के संवेग समान है, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, वेग जो होगा वो अधिक होगा अगर क्या होगा, संवेग समान है तो। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे कैसे आते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टॉपिक नहीं डला है, लेकिन ये है गति का द्वितीय नियम। क्या है? गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है? गति का द्वितीय नियम यही बोलता है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमने पढ़ा था संवेग में परिवर्तन, संवेग पढ़ा था हमने। संवेग क्या होता है? संवेग बोलता है कि हम द्रव्यमान और वेग का गुणनफल करवाएंगे। ठीक है, वो होता है क्या? संवेग होता है। तो द्वितीय नियम जो बोलता है, ठीक है, द्वितीय नियम जो बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आपको कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बल जो होता है, जो बल होता है, बल लगाया गया है किसी वस्तु पे, वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये बोलता है आपका दूसरा नियम। ठीक है, द्वितीय नियम जो होता है, आपने बल उसमें परिभाषा किया था, ये बल को मापता है। क्या करता है? बल को मापता है, बल को कैलकुलेट करता है। इसीलिए अपन दूसरे नियम में ये लिखेंगे कि पहली चीज़ तो लिखेंगे कि भैया क्या होता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहली चीज़ आप बता दोगे। बल के अनुक्रमान जो F = ma निकल के आता है ना, वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर निकल आता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा? del P/del T में हमने P क्या पढ़ा था? m del v पढ़ा था। del v/del T क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण होता है। तो यहाँ पे F = ma निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि ये बल को कैलकुलेट करता है, बल को मापता है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि प्रथम और द्वितीय नियम को वापस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा हम आते हैं कि ये हमारा द्वितीय नियम हो गया। इसके अलावा हम आते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? क्या होता है? द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? ये सब इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करते हैं हम इसमें। तो द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को इसमें ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो द्रव्यमान क्या होगा कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, कोई वस्तु है उसमें कितना पदार्थ अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक, भार क्या होता है कि जो पृथ्वी के कारण क्या होता है? पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उसको हम बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं? भार। CGS पद्धति में और SI पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम भार है। ग्राम भार या किलोग्राम भार, न्यूटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दो चीज़ें ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है आवेग। आवेग आता है दूसरे नियम के अनुसार। ठीक है, आवेग क्या आता है? दूसरे नियम के अनुसार। तो आवेग को सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि जो बल होता है वो हमने पढ़ा था संवेग परिवर्तन की दर होता है। क्या होता है? द्वितीय नियम के अनुसार क्या पढ़ा था? बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। दोनों अनुक्रमानुपाती या बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने वहीं से स्टार्ट किया, इसको द्वितीय नियम को ही लेके आए। ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है। ये जब द्वितीय नियम पढ़ रहे थे कि बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, उससे हमने F = ma कैलकुलेट किया था। उसी जगह पे हम वहाँ पे जो F = ma तक चले जा रहे थे, हम वहाँ तक अब नहीं जाएंगे, सीधे del P की वैल्यू F × del T निकाल देंगे। क्या कर देंगे? F × del T निकाल देंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे तो बल जो आवेग होता है, बल तथा समयांतर के गुणनफल को बल का आवेग बोलते हैं। बल तथा समयांतर के गुणनफल को यहाँ पे हमने निकाला। ये बल दिख रहा है,
बल दिख रहा है और ये समयांतर दिख रहा है, इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। ये इस बल के द्वितीय नियम से हमने, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बल का आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की बराबर होता है। ठीक, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे आवेग का जो मात्रक होता है, आवेग का जो एक राशि कौन सी है, ये सब दिया हुआ है। आवेग एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, यह एक क्या होगी, सदिश राशि होगी। इसके अलावा आपको देखने को मिले तो आवेग का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक हमने निकाला था न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। इसी जगह पे अगर हम CGS में देखें तो डाइन सेकंड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन सेकंड हो जाएगा। इसका बीमी सूत्र भी सेम टू सेम कैलकुलेट करेंगे, MLT - 2 × T निकल जाएगा, MLT - 1। अब एक चीज़ बताइए, हमने पढ़ा कि बल का आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर, ये हमने कैलकुलेट किया था द्वितीय नियम के अनुसार, यही था ना, del P/del T, यही था। अब del P जो होता है m/dV होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, m/dV दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। बल का आवेग, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपको बल का आवेग ये दिख रहा है, इसमें हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे, f की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे del T ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और del P = बल का आवेग आ जाएगा। ठीक है, ये हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, और बल का आवेग क्या होता है, आवेग की वैल्यू में हम संवेग परिवर्तन की दर द्वितीय नियम के अनुसार पुट कर देंगे, बात खत्म, f की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा कि भैया हम एक चीज़, हमने ये जनरल सबने खेला होगा क्रिकेट, ठीक है, जनरली सबने खेला होगा कि क्या होता है क्रिकेट के जब हम खेलते हैं तो हमें गेंद जब कैच आता है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं कि कैच लेते टाइम पीछे की ओर अपने हाथ बढ़ा खींचते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं ना कैच लेते टाइम, वही क्या होता है इसका एग्जाम्पल। ये आप एग्जाम्पल लिख के आओगे, ठीक है, पीछे की ओर हाथों का जाना। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या लग रहा है, एक F12 लग रहा है, एक F21 लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्यों बोलते हैं कि क्या होता है कि जब द्वितीय ये वस्तु होता है ना, ये वस्तु होता है, तो ये क्या करती है कि जब दूसरी वस्तु पे बल लगाते हैं, मतलब एक हिसाब से बल जो लगाते हैं, ठीक है, दूसरी वस्तु पे बल लगाता है और फिर दूसरी वस्तु आप पे बल लगाती है, दूसरी वस्तु आप पे बल लगाती है। ठीक है, द्वितीय वस्तु पर प्रथम वस्तु द्वारा लगाए गए बल और प्रथम वस्तु द्वारा द्वितीय वस्तु पर लगाए गए बल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल F12 = F21 होता है। दोनों को अगर जोड़ दें तो 0 आना चाहिए। परिणामी क्या होता है, हमने संगामी बल पढ़ा था, संगामी बल में भी यही हो रहा था कि दोनों बल एक ही पॉइंट पे जाके लग जा रहे थे, क्योंकि वो परिणामी उनका 0 आ जा रहा था लास्ट में। ये भी क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसमें क्या होता है कि एक बल दूसरी वस्तु पर लगता है और दूसरी वस्तु आप पर बल लगाती है, जिसके कारण दोनों परिणामी 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है तृतीय नियम। तृतीय नियम के आगे हम बढ़ें तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है कि पानी में आदमी का तैरना आपको देखने को मिलता है कि आपको नीचे से भी बल लगता है और आप भी बल लगाते हैं। पृथ्वी पर आदमी का चलना, ठीक है, नीचे से भी लग रहा है और आप भी लगा रहे हैं, आपका वजन हो गया, आपका परिणामी R होता है और F बल आप आगे लगा ही रहे हैं। कुएँ से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। ये भी आपको एग्जाम्पल दैनिक लाइफ में देखा है आपने, ठीक है, दैनिक जीवन में आपने देखा है। इसके अलावा आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि रॉकेट की गति नीचे और ऊपर, ठीक है, थोड़ा घोड़ा गाड़ी का चलना, ये सब बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे, तो आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, संवेग संरक्षण का नियम। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी टेस्ट में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, संवेग संरक्षण का नियम। इसके पहले टेस्ट में क्वेश्चन आया भी हुआ था 5 नंबर में। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई, जैसे मान लीजिए कोई एक निकाय है, ये कोई निकाय है एक, इस निकाय पे हम कोई बाहर की तरफ से बल लगाते हैं। क्या करते हैं, बाहर की तरफ से बल, इसमें कोई भी निकाय में अगर कोई बाहर से बल आरोपित नहीं होता, इसमें ये होता है कि बल आरोपित नहीं होता, कोई भी निकाय पे बाहर से अगर बल आरोपित नहीं होता तो इसका जो संवेग होता है, जो इसका
संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्या होता है, संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। क्योंकि क्यों नहीं आता है, क्योंकि कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है। आपको नियम क्या देखने को मिल रहा है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, कोई वेस्ट नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के अनुसार देखें तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है कि एक कण निकाय और दूसरी बनती है द्विकण निकाय। तो एक कण निकाय में क्या होता है कि न्यूटन का दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर डायरेक्टली हम पढ़ चुके हैं, डेल पी अपॉन डेल टी ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्या होता है कि एफ जो होता है वो जीरो हो जाता है क्योंकि बल है ही नहीं, जिसके कारण पी क्या हो जाता है, एक नियतांक हो जाता है। डेल पी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, पी इक्वल्स भी एक नियतांक हो जाता है आपको एफ, क्योंकि एफ बाहर से लग ही नहीं रहा है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि ये बल आंतरिक बल होते हैं। क्या होता है, दो कणों में क्या होता है, दो कणों का एक निकाय है जिस पर बाह्य बल शून्य होता है। लेकिन क्या होता है कि इसके मध्य क्या होता है, जब दो कण होते हैं तो उनके मध्य टकराते हैं वो, जिसके फलस्वरूप बल लगते हैं। इसके कारण से आंतरिक बल कहलाते हैं। इसमें आंतरिक बल का वो देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसको दो परिस्थितियां आप लिख के चले आइएगा बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग बहुत से क्वेश्चन, मतलब मैंने देखा है कि कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका फॉर्मूला पूछ चुका है, या इसके पृथ्वी की कितना पलायन वेग है ये सब पूछ चुका है। ठीक है, अभी भी न्यूमेरिकल आया था, जो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ पे उसमें देखने को मिलेगी। इस वेग से बाहर चला गया था, इस वेग से पलायन कर गया था, तीन नंबर में न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, तो पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग क्या होता है कि हमने मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी, समझ रहे हो, हमने कोई पत्थर या कोई वस्तु हमने ऊपर की ओर फेंकी, हमें इतने वेग से फेंकना है कि वो उस हमारी पृथ्वी को पार कर जाए, वो पलायन कर जाए, वो वापस दोबारा लौट के आए नहीं, वापस लौट कर नहीं आए, इतने वेग से हमने ऊपर फेंक दी, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब अंतरिक्ष में पहुंच जाए, इसी वेग को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। इसकी डेफिनेशन अगर देखो तो किसी पिंड को पृथ्वी तल से, इतना बड़ा लिखना नहीं है, किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड कुछ ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है, फिर पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी तल पर वापस आ जाता है। ठीक है, ये हम जनरल देखते हैं। यदि पिंड का प्रारंभिक वेग बढ़ाया जाए तो वह पिंड अधिकतम ऊंचाई तक ऊपर जा सकेगा। पिंड के प्रारंभिक वेग को इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंका जा सकता है कि वह पिंड पृथ्वी तल पर कभी वापस लौट कर नहीं आए। ऐसे वेग से हमने ऊपर फेंका कि अब पृथ्वी तल पर वो वापस आया ही नहीं और कहाँ पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है जरूर। इसका फॉर्मूला होता है VE इक्वल्स टू 2GR, VE इक्वल्स टू √2GR। आपको ये याद ही रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का पलायन वेग 2.43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। पलायन वेग क्या होता है, हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, हमें इतने ज़्यादा वेग से फेंक देना है कि वो पृथ्वी पर कभी वापस लौट कर आए ही नहीं और वो सदैव अंतरिक्ष के लिए पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं पलायन वेग। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू √2GR। आपसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ सकता है 3 नंबर में कि पलायन वेग निकालिए, आपको G और V की वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। चलिए, आज की क्लास ख़त्म होती है। हमने पूरा गति, वेग, ये टॉपिक हमने आज पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके आगे हम, त्वरण हमारा रह गया है आज की क्लास में, तो त्वरण हम पिछली क्लास में, अगली क्लास में कवर कर लेंगे। त्वरण शायद हमारा रह गया है, गलती से छूट गया है वो PDF में, जिसके कारण हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर जी, आज के लिए धन्यवाद। आज हमने पूरी तरह से गति, वेग, इन टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद।